अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली अब महज एक साइंसी इस्तिलाह नहीं रही बल्कि एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जो इंसानी ज़िंदगी, मईशत और कुदरती माहौल को बराह रास्त मुतासर कर रही है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना, बारिश के गैर मुतवक्के पैटर्न और इंतहाई मौसमी वाक़यात में इजाफा, ये सब इस बात के सबूत हैं कि ज़मीन का कुदरती तवाज़ुन बिगड़ चुका है। माहिरीन के मुताबिक जनूबी एशिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान उन खित्तों में शामिल है जो इस बहरान का सबसे ज़्यादा सामना कर रहे हैं। हमारे शिमाली पहाड़ी सिलसिले, ग्लेशियाई झीलें और बारानी निज़ाम बदलते मौसम के सामने नहायत हसास है। यही वजह है कि गुज़श्ता चंद बरसों में बादल फटने, अचानक आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग जैसे वाक़यात की शिद्दत और तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। इसी तनाजुर में KP और इससे मुल्हिका शिमाली इलाका जात हालिया दिनों एक शदीद मौसमियाती आफत की लपेट में आए हैं जिसने इंसानी जानों, इंफ्रास्ट्रक्चर और माशी सरगर्मियों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। महज चंद दिनों के अंदर बादल फटने, सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में मुख्तलिफ हादसात और मौसमियाती वाक़यात के नतीजे में 167 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि दर्जनों ज़ख्मी हैं। बोनेर में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के बायस सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, जहां 78 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। बाजोड़ में मिट्टी का तोदा गिरने से 21 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 6 लापता है। उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिर इसी तरह मानसेरा में सैलाबी रेले में बहने वाले 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। बटग्राम में 15 और स्वात में 11 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। लोअर दीर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं जबकि शांगला में एक शख्स ज़िंदगी की बाजी हार गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस सानहे पर कल यौम सोग का ऐलान किया है और सूबे भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। अब इस दौरान एक अफसोसनाक सानहा उस वक्त पेश आया जब बजौड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाला MI-17 हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम के बायस गिरकर तबाह हो गया है। इस हादसे में 3 अहलकार शहीद हुए हैं जिसकी आला हुक्काम ने तस्दीक कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर चेयरमैन NDMA को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म दिया है और सूबे के मुख्तलिफ अजला में पाक फ़ौज तलब कर ली गई है। अब इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी कुदरती आफात अपने कदम जमाए हुए हैं। ग्लेशियाई झीलें पिघलने से शदीद सैलाब आया है जिसने गिलगित बल्तिस्तान के कई मकामात को अपनी लपेट में ले लिया है। आज़ाद कश्मीर भी इस कुदरती आफत से महफूज नहीं रह सका और नसीराबाद में क्लाउड बर्ड्स ने तबाही मचा दी है। एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। दर्जनों मकानात, पुल और सड़कें सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं। दरख्त पानी में बह चुके हैं और सैकड़ों सयाह फंस गए हैं। वादी नीलम में कई मकानात और 2 पुल आबी रेले में बह गए हैं जबकि रत्ती गली रोड 3 मकामात से बंद हो गई है। दरियाए नीलम, जेहलम और पोंछ में ऊंचे दर्जे का सैलाब है जिसके बायस आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारे 3 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये तमाम वाक़यात मिलकर एक संगीन सवाल खड़ा करते हैं, आखिर इस तरह की तबाहकुन मौसमियाती सूरत हाल की वजूहात क्या है? माहिरीन मौसमियात और माहौलियाती साइंसदान इस तबाही को महज इत्तफाक नहीं बल्कि आलमी और मकामी अवामिल का नतीजा करार दे रहे हैं। बादल फटना एक ऐसा मौसमियाती रुझान है जो अमूमन उस वक्त पेश आता है जब किसी महदूद इलाके में अचानक और गैर मामूली मिकदार में बारिश बरसती है। पहाड़ी इलाकों में जब मरतूब हवाएं बुलंद पहाड़ों से टकराती हैं तो वो तेज़ी से ऊपर उठती हैं और शदीद बारिश का बाइस बनती हैं। ये बारिशें जब चंद घंटों में पूरे महीने या इससे ज़्यादा की औसत के बराबर हो जाए तो वो सैलाबी रैलों में बदल जाती हैं। पाकिस्तान के शिमाल और मगरबी खित्ते पहले ही ग्लोबल वार्मिंग के असरात से बुरी तरह मुतासर है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं जिससे ग्लेशियाई झीलें बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। फिर इसके बाद मामूली दबाव या बारिश भी इन झीलों को फाड़ सकती है जिसके नतीजे में अचानक आने वाला पानी नीचे के इलाकों में तबाही मचा देता है और यही वो अवामिल हैं जिससे आज हमारे शिमाली इलाका जात पर्टिकुलरली KP में जो तबाही मची हुई है हम उसको फेस कर रहे हैं और इससे निपटने के लिए ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा एक केस स्टडी हमारे सामने है और आने वाले चंद सालों में हम किस तरीके से इसको ओवरकम करते हैं ये देखने की बात है। इस पे मीटिंग्स बुलानी पड़ेगी, इसके ऊपर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ेगी, इसके आगे बंद बांधना पड़ेगा अगर इंसानी जानों के ज़िया से बचना है तो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यह तासुर आम पाया जाता है कि वो अपनी तारीफ सुनने को पसंद करते हैं और ये रुझान उनकी सियासी और ज़ाती शख्सियत का एक नुमाया पहलू बन चुका है। ट्रंप की तकारीर, इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया बयानात में अक्सर खुद सताइश के अनासर देखने को मिलते हैं जहां वो अपनी कामयाबियों को बार बार उजागर करते हैं और अपने फैसलों को तारीखी या गैर मामूली करार देते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इस रवैये को खुद पसंदी से ताबीर किया जा सकता है जो बाज़ औक़ात लीडर की खुद एतमादी का मज़र तो होता है लेकिन सियासी सतह पर इसे खुदगर्जी के तौर पर भी देखा जा सकता है। अब अमरीकी सियासत में जहां अवामी तासुर और मीडिया की तशहीर अहम किरदार अदा करते हैं, ऐसे में एक सदर का
अपनी तारीफ पर जोर देना उसके हामियों के लिए तो क़यादत का एतमाद बढ़ाने का जरिया बन सकता है, लेकिन मुखालिफिन इस अमल को अनापरस्ती की अलामत समझते हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो नोबेल पीस प्राइज हासिल करने के लिए टैरिफ कार्ड खेल रहा है। और इस तासुर को मजीद तकवीत उस वक्त मिली जब अमरीकी सदर ने 31 जुलाई को नॉर्वे से दरामदात पर 15% महसूलात आयद करने का ऐलान किया, जो यूरोपीय यूनियन के टैरिफ रेट के बराबर है। बाजार ये एक तजारती पॉलिसी का हिस्सा मालूम होता है, लेकिन पसे पर्दा कहानी इससे कहीं ज्यादा अहम नजर आ रही है। जैसा कि नॉर्वे के बिजनेस न्यूज़पेपर में यह दावा किया जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता माह नॉर्वे के वजीर खजाना जेम्स स्टोल्टनबर्ग को अचानक फोन किया और गुफ्तगू के दौरान न सिर्फ तजारती महसूलात पर बात की, बल्कि नोबेल पीस प्राइज हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन कॉल में अमरीकी वजीर खजाना और तजारती नुमाइंदा भी शामिल थे। अब ट्रंप और नॉर्वे के दरमियान ये तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब दोनों ममालिक तजारती शराइत और महसूलात के मामलात पर मुज़ाकरात कर रहे थे। इस दौरान ये क़यासराइयाँ बढ़ गई कि ट्रंप माशी दबाव डालकर नॉर्वे से एक मखसूस सफारती फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, यानी वो नोबेल पीस प्राइज़ में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं। कुछ नाक़दीन के मुताबिक ट्रंप की हिकमत अमली ये है कि वो नॉर्वे पर टैरिफ का दबाव बढ़ाएं और फिर इशारा दें कि अगर उन्हें यह आलमी एजाज़ मिल जाता है तो वह महसूलात में नरमी बरतने पर गौर कर सकते हैं। और इसी तरह का रुझान भारत की तरफ भी देखने को मिल रहा है कि जो एलाई समझा जाता था यूएस का, उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज किए जा रहे हैं। टैरिफ 50% हो गया और वहाँ पर भी टैरिफ कार्ड इसीलिए खेला जा रहा है ताकि ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ सिक्योर कर सके। उस्मान इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, इस पर उससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ कार्ड खेलकर नोबेल पीस प्राइज़ हासिल करना चाहते हैं और नॉर्वेजियन जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ रब्ता, जो फाइनेंस मिनिस्टर है माफ़ कीजिएगा, और फिर नॉर्वेजियन न्यूज़पेपर भी यही कह रहे हैं, तो क्या ये टैरिफ कार्ड है जो यूएस प्रेसिडेंट खेल रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसके उस तरह से तो नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने वाला, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इस तरह चौक हो जाएगी जिस तरीके से वो हर किसी पे 10% 15% लगा रहे हैं, स्पेशली अपने इत्तेहादियों को टफ टाइम दिया है। लेकिन जो वो सोच रहे थे पीस अपना क्या ब्रोक करके, जिस तरीके से पीस मेकर के तौर पे उन्होंने 6 दुनिया के बड़े आलमी तनाज़े वक्ती तौर पे रोक लिए हैं। इंडिया पाकिस्तान हो गया, अफ्रीकन रीजन में DRC कॉन्गो, और हमने इथोपिया के साथ देखा जिस तरीके से इथोपिया, और उन्होंने इजिप्ट के साथ किया, कंबोडिया और थाईलैंड के साथ, और हालिया अभी 2 दिन पहले उन्होंने अमेरिका में डील करवाई है उनकी ये साउथ कॉकस के अंदर आर्मेनिया और अजरबैजान की। तो मेरे ख्याल में उस कॉन्टेक्स्ट में तो वो नो डाउट अपनी एक लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं जहाँ के ऊपर अमन का दाई उन्हें कहा जाए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टैरिफ, तो मेरे ख्याल में इसमें जो डोमेस्टिक उनकी ऑडियंस है, जो उनकी डोमेस्टिक गैलरी है, वो उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट जो कि उनका ड्यूरिंग अपना कैंपेन ट्रेल जो था, नॉर्वेजियन न्यूज़पेपर ने ये राज मुनकशिफ किया कि नॉर्वेजियन जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको कॉल आई और उस पर ऐसी को बात की गई जिस पे ये कहा गया कि अदरवाइज ये टैरिफ इम्पोज कर दिया जाएगा और अगर कोई लीनियंसी चाहते हैं तो फिर इस तरह करें। तो आपको क्या लगता है ये कॉन्स्पिरेसी है? नहीं, मेरा ख्याल में, क्योंकि इस तरह की चीजें जो हैं वो अगर इतनी ऑब्वियस हैं कि नॉर्वे का अखबार जो है कोट कर रहा है, तो मेरे नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप थग लाइक मेंटालिटी के साथ अमेरिका को इस तरह रन कर सकते हैं और बुली कर सकते हैं। नो डाउट वो अपने रेटरिक के अंदर बड़े बिटर हैं, लेकिन इस तरह का काम करके कि आप हमें हर सारी दुनिया जो है मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए करे, तो मेरे ख्याल में मैं इसको उसमें सदाकत का एलिमेंट जो है इसके अंदर बहुत कम देखता हूँ। क्योंकि स्पेशली यूरोप जो है, यूरोपियन अखबारात हो गए, पूरा यूरोप आज अमेरिका को उस तरीके से नहीं देखता, क्योंकि ना वो यूरोपीय यूनियन के हामी है ना वो नेटो के हामी है। हम अभी देखते हैं अलास्का में जो अपना उनकी समिट इजलास हो रहा है, उसमें की जो अपना स्टेक होल्डर है वो तो यूरोपियन, तो यूक्रेन है, लेकिन दे आर नॉट ऑन द टेबल। तो ऐसी सूरत हाल में एक नॉर्वे का ऐसा अखबार जो मुझे नहीं पता कितना नोन है, कितना फेमस है, उसकी तरफ से ये बात आना, और नॉर्वे, मेरा नहीं ख्याल कि नॉर्वे को उन्होंने उस तरह बुली किया होगा। But those who were considered to be allies of US, they seems to be more fish out of water। जो जिनको allies समझा जाता था US का, आज उन्हीं पे जो ट्रंप है, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया पे टैरिफ्स इंपोज हुए, 50% तक टैरिफ इंपोज कर देना, ये स्ट्रैटेजी, ये भी अमेरिका ग्रेट अगेन वाली कैंपेन को तकवीत देने के लिए। जी डेफिनेटली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है, हमने कई दफा बात की, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में लॉन्गर टर्म गोल नहीं देखते, डिटेल के अंदर नहीं जाते, वो शॉर्ट टर्म गेन चाहते हैं, क्योंकि वो अटेंशन एक करेंसी है जिसको वो हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी लाइफ जो है इसके ऊपर खड़ी है, तो वो इंडिया के साथ जो उनके स्ट्रेटेजिक टाइज थे पिछले 25 साल में, अगर हम देखें तो 21वीं सदी के स्टार्ट होने से जो स्ट्रेटेजिक रीथिंकिंग वाशिंगटन के एंड पे थी कि हमें इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक बफर
खड़ा करना है और साथ में काउंटर वेट के तौर पे इंडिया को लेके आगे आना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय किए इंडिया के साथ। 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील की, 2007 में इनफॉर्मल फोरम बनाया क्वाड का, और हमने देखा ओवर द टाइम 2016 में बेका, कॉमकासा, लमोवा बड़े बड़े मुआहदे किए। और अभी जनवरी इस साल जबकि ट्रंप ने ओथ ले लिया था, उन्होंने इंडिया की जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से जो कंपनीज हैं उनके ऊपर से जो है वो चेक जो है वो हटाने की बात की थी। लेकिन इस वक्त जो हम सिचुएशन देख रहे हैं इंडिया अमेरिका की, आपको इसको थोड़ा जूम आउट करना चाहिए, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। 30 जुलाई तक महीनों के मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक था, जिसके बाद ट्रंप ने इर्क हो के 25% वहां के ऊपर टैरिफ लगा दिया, और 8 घंटों के अंदर उसने पाकिस्तान के साथ डील करके 29% से 19% हमारे ऊपर जो है टैरिफ इंपोज किया। तो मेरे ख्याल में ईगो ड्रिवन डिप्लोमेसी तो है ही है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन इंडिया के मामले में हम बड़ी कंसिस्टेंसी देखते हैं। प्रोटेक्शनिज्म की इंडिया की जो पॉलिसी है, इसके हवाले से अमेरिका हमेशा से स्केप्टिकल रहा है कि हमें मार्केट के अंदर वो रूम नहीं मिल रहा। हमारे सरमायाकार वहां पे डेयरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि चाइना का एलिमेंट था तो बाई पार्टीजन वहां पे कंसेंसस है कि इन चीजों को बैक बर्नर पे रखें, ये प्रोटेक्शनिज्म को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, और आगे डिफेंस और अपना स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है उसको लेके आए। लेकिन ट्रंप चूंकि चाइना के साथ उस तरीके से एस्केलेशन नहीं चाहते, इंडो पैसिफिक रीजन में उनका वो इंटरेस्ट नहीं है चाइना को कंटेन करने के हवाले से, बल्कि आयरॉनिकली उन्होंने चाइना को मजीद छूट दे दी, रिप्रीव दे दिया कि आप दोबारा नेगोशिएशन के अंदर आ सकते हैं, हम आपके ऊपर उस वक्त तक टैरिफ नहीं इंपोज करते। तो इंडिया टेक्निकली इररिलेवेंट हो चुका है इस सारे सिनेरियो के अंदर, लेकिन ये चीज उस तरह ट्रांसलेट नहीं हुई। तो क्या समझा जाए कि साउथ एशियन रीजन को इन पर्टिकुलर लेके यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसी में कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इसको कहा जाएगा, ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है? मेरे ख्याल में डीप डाउन इसको जिस तरीके से फ्रैक्चर किया जा रहा है, इसको स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कहा जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज जितने भी कॉन्फिडेंट हैं, जो उनकी पूरी टीम है, वो नो डाउट भारत नवाज है। लेकिन हमने भी हालिया तौर पे देखा कि जिस तरीके से नवारो जो उनके ट्रेड और मैन्युफैक्चर के काउंसलर हैं, जिस तरह इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, वो स्टीफन मिलर जो है इमिग्रेशन के हवाले से बात करते हैं, H1B वीजा आज ही अमेरिका ने कहा वो पूरा रजीम चेंज कर लेगा, और सबसे बड़े बेनिफिशियरी इंडियंस हैं। तो मुझे लगता है इसके अंदर टेक्टोनिक शिफ्ट, एक सी चेंज में शिफ्ट देख रहा हूं, और इसके हवाले से खुद इंडिया ने अभी 2 दिन पहले मोदी जो कि जिप अपने करके बैठे हुए थे लिप्स को, उन्होंने बात की है, मुझे पता है इसकी पर्सनल कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। तो मेरे ख्याल में एक अपना ग्रिडलॉक की सिचुएशन है, फेस ऑफ की सिचुएशन है, और अमेरिका इंडिया को ज्यादा डेंट डाल सकता है। इंडिया की नजरें अलास्का की मीटिंग के ऊपर हैं कि अगर वहां से कोई नतीजा हेज बात निकलती है तो शायद इंडिया को लेवरेज मिल जाए। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े संजीदा इस हवाले से कि इंडिया की प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी जो है उसके अंदर उन्होंने इंडिया को अब्यूजर कहा, फ्री राइडर कहा, किंग टैरिफ कहा। तो मेरे ख्याल में अब वो जो सारी चीजें बैक बर्नर पे थी, बैकयार्ड पे थी, उसे लेके सामने आ गए हुए हैं, और किसी सूरत में इंडिया को वो रूम देने को तैयार नहीं कि इंडिया बैलेंसिंग एक्ट कर रहा था। एक और बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर है कि इंडिया ने मल्टीलैटरल जो अप्रोच अपनाई हुई थी कि जिसमें वो ब्रिक्स के अंदर भी ज्वाइन कर रहा है, चाइना से भी हाथ मिला रहा है, रशिया से भी डील कर रहा है, और अमेरिका के साथ भी। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि डी-डॉलराइजेशन की किसी कैंपेन के अंदर उनके अलाइज खड़े हों, इसीलिए उन्होंने कैटेगोरिकल इंडिया को मैसेज दिया कि अगर आप ब्रिक्स के अंदर रहेंगे, हमारे मुफादात के खिलाफ काम करेंगे, तो हम इस टैरिफ को ऊपर ले जाएंगे। लास्टली उस्मान शाह साहब, क्या कीमत चुकाना पड़ सकती है नरेंद्र मोदी को इसकी? मेरे ख्याल में इसकी ड्रास्टिक रेपरकशंस हैं इस वक्त अगर हम देखते हैं, और वहां पे बिजनेस कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। एफडीआई के जो अपना उनकी तजारत के जितने मुआहदे थे वो स्क्वीज कर दिए गए हैं। इवन एप्पल रीथिंक कर रहा है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से लेके वहां पे जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप टिम कुक को थ्रेट कर चुके हुए हैं कि आप इंडिया में शिफ्ट ना करें। तो मेरे ख्याल में जीडीपी की उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो बड़ा डेंट है उससे है। लेकिन मोदी का प्रॉब्लम ये, मोदी इज कॉट बिटवीन हार्ड एंड रॉक प्लेस है। अगर डोमेस्टिक एनवायरमेंट देखें तो मोदी इलेक्शन नहीं हारना चाहते। 45% लेबर मार्केट, किसान जो है वो जिस तरीके से 16 माह का उन्होंने एहतजाज किया नॉर्थ इंडिया में, आपने देखा होगा चंद साल पहले, तो वो नहीं चाहते कि अमेरिका को वो रूम दें जो वहां के ऊपर कैप्चर करके बैठे हुए हैं उनके लोकल लोग हैं। और उन्होंने परसों नारा लगा दिया है वोकल फॉर लोकल, कि आप लोकल चीजों के ऊपर जो है आ जाएं। मेरे ख्याल में डाउन द लाइन पिक्चर जो है बड़ी ग्रिम है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका इंडिया अमेरिका के कैंप में नहीं है तो रशिया उसको उस तरीके से लेवरेज नहीं दे सकता इकोनॉमिकली, और चाइना नो डाउट चाइना उसकी रीजनल हेजमनी के ऊपर नो डाउट फिर अपना जो है अपनी धाक बिठा देगा। तो वो इंडिया जो इंटरनेशनली अपने आप को देखना चाहता था बड़े कैनवस के ऊपर, यूएन के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर के तौर पे, उसकी रीजनल हेजमनी जो है कंप्रोमाइज हो चुकी है। देखते हैं 31 तारीख को जो फोटो अपॉर्चुनिटी करने जा रहे हैं वो बीजिंग में एससीओ के इजलास में। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शाह साहब आपके वक्त के लिए।
26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद पाकिस्तान के अदालती माहौल में नुमाया हलचल पैदा हुई और मुख्तलिफ हलकों में इस पर गहरी बहस जारी रही। माहिरीन कानून अब भी इस तरमीम के असरात के बारे में यकसा राय नहीं रखते हैं। बाज़ माहिरीन कानून के नज़दीक ये तरमीम अदलिया की आज़ादी और खुदमुख्तारी पर बराह रास्त असर डालती है और उनके ख्याल में इस तरमीम के ज़रिए अदालती इख्तियारात को महदूद करने या इसके तवाज़ुन को तब्दील करने की कोशिश की गई है, जो अदलिया के इदारा जाती किरदार को मुतासर कर सकती है। इसके बरक्स एक दूसरा नुक्ता नज़र भी मौजूद है, जो इस तरमीम को अदलिया में ताकत के तवाज़ुन को बेहतर बनाने और इंतज़ामी शफाफियत को फ़रोग़ देने के लिए एक मस्बत कदम के तौर पर देखता है। इस मौक़िफ़ के हामियों के मुताबिक तरमीम का मकसद इख्तियारात को चंद अफराद तक महदूद रखने की बजाय इज्तमाई और मुशावरती अमल को मजबूत बनाना है, ताकि अहम आइनी और कानूनी फ़ैसले ज़्यादा जजेस की शमूलियत से किया जा सके और उनके नज़दीक तरीक़ाकार अदालती फ़ैसलों पर अवामी एतमाद में इजाफा पैदा करने के मुआविन हो सकता है। ये इख्तिलाफ़ राय इस हकीकत को ज़ाहिर करता है कि 26वीं तरमीम ना सिर्फ एक कानूनी तब्दीली है, बल्कि इसके असरात अदालती ढांचे, आइनी तशरीह और इदारा जाती तवाज़ुन पर भी मुरतब हो रहे हैं और ज़ाहिर है इसके असरात अदलिया की सफ़ू में भी पड़े हैं। और इस तरमीम के बाद अदलिया के दरमियान एक तनाव की कैफियत ने भी जन्म लिया और इस तरमीम की मुखालिफत करने वालों ने तो 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बनावीज़ भी दी, जिनमें 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने के लिए ख़त भी लिखा था। और इस ख़त में दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखे जाने वाले इस ख़त में ये कुछ मंदरजात सामने आया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो जवाबी ख़त था जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के 31 अक्टूबर के इजलास पर लिखा गया। दोनों जजेस ने इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर 2024 को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का फैसला किया। अब चीफ जस्टिस की जानिब से लिखे गए ख़त में ये बताया गया है कि उन्होंने आईनी बेंच का हिस्सा बनने से क्यों माजरत की और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्तों को फुल कोर्ट की बजाय आईनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने कब क्या राय दी। जैसे तमाम सवालात के जवाब मीटिंग मिनट्स और चीफ जस्टिस के ख़त में सामने आ गए हैं। अब चीफ जस्टिस के ख़त के मतन के मुताबिक आर्टिकल 191A के तहत आर्टिकल 183(3) की दरखास्त आईनी बेंच ही सुन सकता है। आर्टिकल 191A की ज़ेली शिक 4 के तहत जजेस आईनी कमेटी केस फिक्स करने का मामला देख सकती है और आइन के आर्टिकल 191A की ज़ेली शिक 3A और आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरखास्त आईनी बेंच ही सुन सकता है। ख़त के मतन के मुताबिक आर्टिकल 191A की शिक 4 आईनी बेंच के जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को मामला सपुर्द किया जाता है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी काउंसिल हसन रज़ा पाशा साहब ने अभी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, चीफ जस्टिस की जानिब से लिखा गया ख़त जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के को जवाब है, उसमें एक कहा गया कि फुल कोर्ट बनाने से डिवीज़न ज़्यादा नज़र आएगी और एक तासुर फ़रोग़ पा जाएगा कि जो जजेस हैं वो उनके दरमियान एक तनाव की कैफियत मौजूद है। तो क्या ये जवाज़ दुरुस्त है, ठीक है कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट ना बनाने की बुनियादी वजह यह है कि एक तनाव है जजेस के दरमियान जो पब्लिकली रिफ्लेक्ट होगा? मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना साउंड ग्राउंड नहीं है। उसकी वजह ये है कि जजेस का जो आपस में तनाव और इख्तिलाफात है वो अगर फुल कोर्ट ना भी हो तो फिर होते हैं, और अगर फुल कोर्ट भी जाए तो आपको इससे पहले मुतअद्दिद बार ये हुआ कि केसेस ऐसे आए जो बड़े इंपॉर्टेंट नोयत के थे, आईनी नोयत के केसेस थे और उनमें इत्तफाक़ राय नहीं हुआ, बल्कि वो दोनों मतलब मुख्तलिफ 6-4 की रेशो भी आई, 5-7 की रेशो भी आई और इस तरीके से फैसले हुए। लेकिन अब बात ये है कि ये जो जवाब है ये कोई इतना मजबूत या इतना सॉलिड हम इसको नहीं गर्दानते। हम ये समझते हैं कि अगर कोई और रीजन बता देते तो वो ज्यादा बेहतर था, बजाय से कि सिर्फ इस ग्राउंड की बुनियाद पे कर देते कि इस ग्राउंड पे कर देते। ठीक, तो अब आप क्या देख रहे हैं? देखिए ना, 26वीं आईनी तरमीम का मामला अभी भी कंट्रोवर्शियल तो है और आईनी बेंच के सामने इस मामले को टेकअप किया गया। हाउ डू यू सी दैट कि इसके बाद जब चीफ जस्टिस ने अपना माइंड रिफ्लेक्ट कर दिया है, जजेस जो रिजर्वेशंस अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं, उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, आइन में तरमीम तो हो गई है, ये एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको सबको एक्सेप्ट करना है
और उसी तरमीम के तहत डॉक्टर याहिया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस का मनसब संभाला। और आप ये देखें कि उनके अभी 3 साल बचते थे, यानी वो 62 की एज में वो जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे और अपना वो पीरियड जो उन्होंने मजीद बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुजारना था उसकी उन्होंने कुर्बानी भी दे दी। ये बात भी देखनी चाहिए और इसको कंसिडर करना चाहिए कि उन्होंने अपनी टेन्योर की कुर्बानी दे के इस मनसब को संभाला है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात जो है मैं समझता हूँ कि जजेस की जो इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद की जो कैफियत है, एक जो मिथ ये बन गई है कि इसकी वजह से जजेस हुकूमत के ताबे हो गए। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सम एक्सटेंट इससे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि ये वही जजेस हैं जो कि हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी 26वीं तरमीम से पहले काम कर रहे थे और उनके किसी ने एतराज नहीं किया। जजमेंट्स की जो उनके देखने का एंगल है, आइन को तशरीह करने का जो एंगल है, हर एक का अपना जरूर हो सकता है, उसमें इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन ये कह देना कि 26वीं तरमीम के बाद वो हुकूमत के नहीं, लेकिन पाशा साहब तासुर तो ये है ना कि एक फ्लड गेट तो ओपन हो गया है। अब फ्लड गेट के बाद जाहिर है 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी खासी बाज़गश्त है, वो भी आएगी, तो एक गेट तो ओपन हो गया ना सर। नहीं, फ्लड गेट किस चीज का आ गया? देखिए, अब आइन में अमेंडमेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई अगर एक अमेंडमेंट आ गई है तो अगली अमेंडमेंट नहीं आ सकती। जो आइन पाकिस्तान है वो एक लाइव डॉक्यूमेंट है और उसमें जरूरत के बाद पार्लियामान अमेंडमेंट करने का इख्तियार रखती है। लीविंग असाइड दिस थिंग के कोई फरीक ये कहता है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, कोई कहता है कि नहीं ये ठीक हुकूमत है। इसको छोड़ के इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पार्लियामान अपना काम कर रही है और पार्लियामान ने अमेंडमेंट की है। अब अगर इसके बाद कोई नया इंतखाब आता है और नई पार्लियामान आती है और वो ये समझते हैं कि 26वीं तरमीम की कुछ ऐसी शिकें जो उनके मुताबिक दुरुस्त नहीं है, तो वो तरमीम करके उनको अनडू कर सकते हैं, स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अलबत्ता एक चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी सूरत हाल में कोई अमेंडमेंट आती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्राइक डाउन करने का। सर यही तो केस बना हुआ है ना सर, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी तो यही केस है ना। उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे स्ट्राइक डाउन? चीफ जस्टिस का जो बाइट सामने आया है उसके मुताबिक तो एक डिवीजन तो है जो मजीद वाजे हो रही है। देखिए, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको देखना पड़ेगा, और वो ये है कि 26वीं तरमीम जब आ गई और उसमें जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीली आई। अब उसमें क्या तब्दीली आई कि पार्लिमानी कमेटी की कट साइड करके पहले 3 मेंबर्स थे, 3 ट्रेजरी साइड से थे, 3 अपोजिशन साइड से थे, उनको 2-2 कर दिया गया और 4 की तादाद में ये जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब जो पहले फॉर्मेशन थी उसमें जजेस डोमिनेट करते थे और बार काउंसिल के नुमाइंदों की कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं होती थी और ना ही किसी हुकूमती अहदेदार का जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होता था उससे मीनिंगफुल कंसल्टेशन होती थी। और हम उस वक्त भी कहते थे कि ये एक जो तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है। ये जुडिशल कमीशन अदम तवाज़ुन का शिकार है, क्योंकि जुडिशरी का पार्टन बना हुआ था, जो वो फैसला करते थे 10-15 मिनट में जुडिशल कमीशन का इजलास कंप्लीट करके खत्म कर देते थे। अभी जो है, अभी भी टू सम एक्सटेंट मैं ये कहूंगा कि तवाज़ुन फिर अदम तवाज़ुन का शिकार हो गया कि एक ऐसा नुमाइंदा रख दिया गया जो कि स्पीकर की जो मुतय्यन करदा एक नुमाइंदा होगा और वो उससे अदम तवाज़ुन का शिकार हो गया। जहां तक जजेस की तादाद का ताल्लुक है तो जजेस की तादाद तकरीबन इतनी है इस वक्त इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 18वीं तरमीम के तहत बना था
लेकिन पाशा साहब वो दैट डजंट मैटर ना। आप जाहिर है नंबर ऑफ रिसोर्सेज या मेंबर्स इन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतने बढ़ गए कि जैसे आपने कहा प्रोपोर्शन आउट हो गई है। हाउ टू क्रिएट बैलेंस नाउ? नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज से इत्तेफाक करूंगा कि जिस तरह इनबैलेंस पहले था इसी तरह इनबैलेंस अब भी है। तो क्या इसके लिए नई पार्लियामान चाहिए, नया इलेक्शन चाहिए, अब नई एग्जीक्यूटिव चाहिए सबको अनडू करने के लिए? इसका और कोई हल सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है? कोई जरूरी नहीं, ये पार्लियामान भी कर सकती है अगर चाहे तो। कोई जरूरी नहीं है कि नया इलेक्शन हो, लेकिन बहरहाल हम ये फील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज रेहान साहब बड़ा आप इसको देखेंगे कि इस वक्त जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जजेस है उनके अपने अंदर इख्तिलाफ है। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाए तो फिर इनकी तादाद बढ़ जाती है। यानी असल प्रॉब्लम तो वही है ना सर कि बेंच के अपने अंदर जो है कंसेंसस मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक पाशा साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर सर। पाशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल माहिर कानून हसन पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है एलिमेंट एक कॉम्पोनेंट ये है कि जजेस का आपस में इख्तलाफ इतना ज़्यादा है, ये गैप इतना ज़्यादा है कि ये मामला फ्रॉम विद इन द जुडिशरी हल होने को नज़र नहीं आता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शहदा की शहादत के आज 40 दिन मुकम्मल होने का दिन है। ये इस्लामी तारीख़ का एक नहायत अहम मौका है। यह दिन हर साल मुहर्रमुल हराम के बाद सफ़र के 20वें दिन मनाया जाता है। चेहलुम का मतलब फ़ारसी ज़ुबान में 40 है और इस दिन करबला के वाक़े को याद किया जाता है। इस दिन का मकसद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद रखना और इस पैगाम को दिलों में ताज़ा करना है कि हक़ की खातिर हर कुर्बानी कबूल है। करबला का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक अजीम बाब है। सन 61 हिजरी में यजीद की हुकूमत में इमाम अली मकाम से बैत लेने की कोशिश की गई। इमाम अली मकाम ने इस बात से इनकार किया क्योंकि वो जानते थे कि यजीद के आमाल और तर्ज हुकूमत इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। आपने हक़ का आलम बुलंद रखा और बातिल के आगे झुकने से इनकार किया। यही इनकार आप और आपके ख़ानदान को करबला के मैदान तक ले गया, जहाँ पानी बंद किया गया और सख्त मुहासरे के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। चेहलम का दिन हमें यह याद दिलाता है कि इमाम हुसैन ने अपनी और अपने अहले बैत की कुर्बानी इसलिए दी कि दीन इस्लाम को जुल्म, नाइंसाफ़ी और जबर से बचाया जा सके। ये कुर्बानी सिर्फ एक ख़ानदान या कबीले की नहीं थी, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक पैगाम थी कि बातिल के आगे सर ना झुकाया जाए, चाहे इसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। दुनिया भर में चेहलम के मौके पर लाखों लोग करबला का सफ़र करते हैं। ख़ास तौर पर इराक़ में नजफ़ से करबला तक पैदल चलने का सिलसिला 40 वॉक के नाम से मशहूर है। इस सफ़र में हर कौम, हर ज़बान और हर रंगो नस्ल के लोग शरीक होते हैं। वो सब एक ही मकसद के साथ चलते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और उनके मिशन से वफ़ादार का ये मंज़र दुनिया में इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल पेश करता है। चेहलम के दिन मजालिस बपा की जाती हैं जहाँ उलमा और ज़ाकिरीन करबला के वाक़यात बयान करते हैं। इन मजालिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत, उनकी शुजाअत, सब्र और कुर्बानी पर रोशनी डाली जाती है। लोग इन वाक़यात को सुनकर अपने दिलों में ये अज़्म पैदा करते हैं कि वो भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे और हक़ का साथ देंगे। अब चेहलम सिर्फ गम मनाने का दिन नहीं, बल्कि अपने आप को बदलने का मौका भी है। ये दिन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस हद तक हक़ और इंसाफ का साथ देते हैं। क्या हम अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए उसूलों से समझौता करते हैं या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह सच्चाई पर कायम रहते हैं। चेहलम का पैगाम यह है कि हक़ का साथ देना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। आज के दौर में भी जुल्म, नाइंसाफ़ी और कमज़ोरों पर जबर के वाक़यात सामने आते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम इन वाक़यात पर खामोश रहें तो ये जुल्म बढ़ता जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने किरदार और अमल से हक़ को मजबूत करें और बातिल को कमज़ोर करें। चेहलम का ये पैगाम हर ज़माने के लिए है। ये सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि एक ज़िंदा सबक है। इमाम अली मकाम ने हमें दिखाया कि ईमान, सब्र, कुर्बानी और इस्तिकामत क्या होती है। उन्होंने ये सिखाया कि वक्ती फ़ायदे और दुनियावी ताकत के मुकाबले में अल्लाह की रज़ा सबसे अहम है। जब भी हम चेहलम मनाते हैं, हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इमाम अली मकाम के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। ये रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब करता है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करता है। चेहलम दरअसल वफ़ादारी,
कुर्बानी और हक के साथ डट जाने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और इंसाफ की खातिर हर कुर्बानी छोटी है, और यही वो पैगाम है जो करबला से दुनिया भर के मुसलमानों तक पहुंचाता है। और करबला से ये एक मैसेज है जो पूरी दुनिया के अंदर फैला है। ए जहां वालों सुनो, हम अपना कर गए, सरफरोशाने जहां थे सो हमारे सर गए। कौन कहता है कि मौत आई तो हम सब मर गए। सुबह लाफानी से पहले की फ़कत एक शाम है, मौत तजदीदे मज़ाक़े ज़िंदगी का नाम है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।